हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन की। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कराया था, जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर देख ले, चैनल पर ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन। आखिर सामाजिक संस्थाएं हैं क्या जी? तो जो समाज को निर्धारित व निर्देशित करने वाले जो समूह होते हैं, संस्थान होते हैं इत्यादि, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जनसंख्या सिर्फ अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं होती, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर आपस में संबंधित वर्गों और समुदायों से बना हुआ होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और समाज ही कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भारतीय समाज के अंदर 3 प्रमुख संस्थाओं की बात की गई। नंबर 1 जाति, नंबर 2 जनजाति, नंबर 3 परिवार। इन्हीं तीनों के बारे में चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, और इसी को मैं आज बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले जो आपका है 3 प्रमुख संस्थाओं में जाति, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो आपको पहले टॉपिक ही दिया गया है, जाति एवं जाति व्यवस्था। तो जाति एक प्राचीन संस्था है भारत के अंदर, जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा रही है, जिसे 2 जातियों में विभाजित किया जाता है, जैसे मेनली अतीत और वर्तमान में जाति। आज भी हम कितने ही आधुनिक हो गए, लेकिन आज भी भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा चुका है। हाँ, कम जरूर किया गया है, लेकिन समाप्त अभी भी नहीं हुई है। तो इस जाति एवं जाति व्यवस्था में हम 3 टॉपिक्स की बात करेंगे। नंबर 1 अतीत में जाति, नंबर 2 उपनिवेशवाद और जाति, तीसरा जाति का समकालीन रूप। तो पहले टॉपिक अतीत में जाति की बात करते हैं। तो ये हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता रही है, पर इसका प्रचलन जो कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों में, ईसाइयों में और सिखों में भी है। इसके अलावा जो जाति है वो अंग्रेजी के शब्द कास्ट से बना है, जो कि एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। और यह शब्द भारत में 2 विभिन्न शब्दों यानी कि वर्ण एवं जाति के अर्थों में प्रयोग होता रहा है। वैसे बता दूं तो वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है रंग, लेकिन भारतीय समाज में समाज को नियंत्रित करने के लिए व निर्देशित करने के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों के कर्म अनुसार इनकी जो ड्यूटीज थी, उसके हिसाब से समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और जो इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग जो शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें जाति बहिष्कृत, विदेशियों, दासों, युद्धों में पराजित लोग, इन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इन्हें 5वीं श्रेणी या पंचम श्रेणी भी कहा जाता है। तो जाति है वो एक व्यापक शब्द है, जो किसी वंश, किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ पौधों की जातियां, जीव जंतु तथा मनुष्य को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे इसमें स्पीसीज वर्ड, जो इससे पेड़ पौधों की क्या जातियां रही, इन सब के लिए एक विस्तृत शब्द है। तो इसके लिए हम संकुचित नहीं रख सकते कि सिर्फ ऐसे मनुष्य के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। जाति एक व्यापक शब्द है। फिर आता है आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वर्ण और जाति में अंतर बताइए। तो देखो, वर्ण और जाति में जो अंतर है, सबसे पहला अंतर है शाब्दिक अर्थों में ही अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण का अर्थ रंग होता है और जाति एक व्यापक शब्द है, तो शब्दों में ही अंतर है। नंबर 2 वर्ण कर्म प्रधान होते हैं, और जबकि जाति जन्म आधारित होती है। जो वर्ण है वो लचीले होते हैं, लेकिन जाति कठोर होती है। वर्णों के नियम लचीले थे कि कोई भी अगर वो कार्य कर रहा है, जैसे ब्राह्मण के कार्य क्या थे? वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, इस तरीके से कार्य थे। दान लेना, दान देना। तो अगर कोई ये कार्य दूसरे लोग भी कर रहे थे, कोई पढ़ाने का काम कर रहा था, तो इसमें चेंज हो सकते थे।
कोई क्षत्रिय वर्ग से अगर कोई युद्ध के लिए जा रहा है तो किसी भी वर्ण का हो वो क्षत्रिय वर्ण में जा सकता था। तो ये लचीली थी, लेकिन जाति कठोर है कि आप अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा चौथा कारण जो आता है वो आता है हमारा, जो चौथा अंतर है, संख्याओं में भेद है। वर्ण हमारे पास में 4 ही हैं, लेकिन जातियां असंख्य हैं। जो आज की बात करें तो 3000 से ज्यादा जातियां हैं। वैदिक काल में जो जातियां थी वो बहुत ज्यादा विस्तृत एवं कठोर नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया जाति को जन्म निर्धारित कर दिया गया। आज भी जाति जन्म निर्धारित है, जिसके अंदर विवाह, खान पान आदि इन सब के ऊपर भी जातियां कहीं ना कहीं रूल करने लगी। यहां तक कि व्यवसाय को भी हमने जाति से ही जोड़ दिया गया कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग सिर्फ यही कार्य करेंगे, यही व्यवसाय करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास में टॉपिक है वो आता है कि आखिर जाति की विशेषताएं क्या रही है। तो जो जाति की व्यवस्थाएं हैं या फिर जाति की जो विशेषताएं हैं वो हमारे पास में 6 उपलब्ध कराई। नंबर 1 जो विशेषता है वो है जन्म से निर्धारण, कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, कर्म से नहीं। दूसरा जो आता है वो विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं, कि जाति अपने सदस्यों पर क्या होता है कि जो विवाह संबंधी कठोर नियम लागू करती है। जाति जो समूह होते हैं वो सजातीय होते हैं, अर्थात वह अपनी जाति के समूह में ही हो सकते हैं। विवाह जो देखते हो कई बार क्या होता है, अंतर जातीय विवाह बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कोशिश होती है वो कठोर होती है कि अपनी ही जाति में विवाह कराया जाए। जाति तीसरा कारण है, जाति अपने सदस्यों पर खान पान के नियम भी लागू करती है, कि किस प्रकार का खाना खाना चाहिए या किस प्रकार का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं खा सकते, किसके हाथ से खाना बांटकर खाया जा सकता है, किसके साथ नहीं खाया जा सकता है। यह सब जाति संस्थाएं तो निर्धारित करती हैं। जैसा कि आपका चैप्टर भी है ना, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। फिर आता है जो जाति होती है वो खंडात्मक संगठन है, अर्थात कैसे कह सकते हैं कि खंडात्मक है, क्योंकि जातियों में भी उपजातियां विद्यमान होती हैं। 5वां, जाति अधिक्रम पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को एक निर्धारित स्थान दिया होता है। 6ठा आता है जाति व्यवस्था में व्यवसाय वंशानुगत होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इसमें व्यवसाय चयन पर रोक है कि आप दूसरे कार्य नहीं कर सकते। ये है जाति व्यवस्था के अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि जो सैद्धांतिक तौर पर जाति व्यवस्था को 2 समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। जैसे पहला आता है भिन्नता और अलगाव, दूसरा है संपूर्णता और अधिक्रम। हर जाति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरी जाति से क्या रहे, भिन्न रहे, उसमें सम्मिश्रण ना हो पाए। इस तरीके से जाति व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। धार्मिक व कर्मकांडीय दृष्टि से भी जाति में विभेद पाए जाते हैं। जैसे 2 है इसमें भी, शुद्धता व अशुद्धता। अब शुद्धता किसको माना गया, जो पवित्रता के करीब है या फिर जो पवित्र के बिल्कुल करीब है उसको ऊंचा स्थान दिया गया समाज में, और जो पवित्रता से परे है उसको निम्न स्थान दिया गया। सामाजिक स्तर पर भी जो जाति है वो भौतिक शक्ति, यानी कि भौतिक शक्ति में क्या आता है हमारा आर्थिक व सैन्य शक्ति, उसको उच्च स्थिति प्राप्त हुई, और जिसके पास में शक्ति नहीं है, यानी कि जिसकी आर्थिक व सैन्य शक्ति सुदृढ़ नहीं है, उसको निम्न स्थिति में रखा गया। तो इस प्रकार से जो जातियां हैं वो बहुत ही ज्यादा रूप से विद्यमान है। इसी में हमारा फिर अगला टॉपिक आता है, ये था हमारा अतीत में जाति। दूसरा जो आता है जाति एवं जाति व्यवस्था के अंदर उपनिवेशवाद और जाति। उपनिवेशवाद यानी कि जिस टाइम पर भारत के ऊपर ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पर जाति के अंतर्गत क्या क्या बदलाव देखने को मिले, या फिर किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की जटिलताओं को समझने के लिए प्रयास किए। तो उसी का असर आज भी हमारे ऊपर जो वर्तमान काल है उसमें भी देखा जाता है। तो जो अंग्रेजों ने देश पर कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए जाति की जटिलताओं को समझने की जो कोशिश की गई थी, उसके लिए उसने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो था जनगणना कराना। तो जनगणना को 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1881 में निर्धारित कर दिया गया निश्चित हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। ऐसे ही 1901 में
हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जो जनगणना थी उसमें जातियां और उसके सामाजिक अधिकरण के बारे में जानकारी एकत्रित की गई थी। और इसी में क्या बात कर दी गई कि भू व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था व उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने जो पद दलित जातियां थी उस टाइम पर, जिसको दलित वर्ग में कहा जाता था, उसके लिए कल्याण के लिए भी कुछ रुचियां बनाई, या फिर कह सकते हो उसके कल्याण में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई। तो उस टाइम से जाति हर 10 वर्ष बाद होती रही। जो लास्ट हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई, 2021 में होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि कोरोना आ गया। देखते हैं अब कब होती है, ठीक है। और इसी में फिर आता है हमारा एक भारत सरकार का जो उस टाइम का अधिनियम था 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता दे दी गई, जिसको हम नॉर्मल SC STs कहते हैं, उसको उस टाइम पर कानूनी मान्यता दी गई। इससे पहले कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। तो ये फर्क पड़ा था उपनिवेशवाद का और जाति पर, यानी कि उन जातियों को इसमें शामिल कर लिया गया था जो औपनिवेशिक काल में सबसे ज्यादा निम्न थी। इनके लिए कल्याण की योजनाएं बनाई गई। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा टॉपिक उपनिवेशवाद और जाति वो खत्म होता है। फिर इसी में आता है जाति एवं जाति व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा टॉपिक, जाति का समकालीन रूप क्या रहा है। तो देखो, समकालीन रूप इसको कह सकते हैं कि जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ उस टाइम पर जाति जो व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हुए, उसी दलितों को संगठित किया गया उसमें, जिसमें जो थे वो ज्योतिबा फूले थे, आपके E.V. रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार भी कहा जाता है वो थे, बाबा अंबेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे। इन लोगों ने, जो ये समाज सुधारक थे, इन्होंने जाति के विरुद्ध बहुत ही कड़े आंदोलन किए। और 1920 के दशक में अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों ने अस्पृश्यता यानी कि जिसको छुआछूत, सोचो कितना भयंकर हमारे समाज के अंदर ये व्याप्त कुरीति थी, उसके विरोध आवाज उठानी स्टार्ट, उसका विरोध किया। इसके अलावा हमारे पास में और क्या था कि राज्यों के कानून जो होते हैं जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए उस टाइम पर प्रतिबद्ध थे। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण दिया गया। इसके अलावा जो आधुनिक उद्योग रहे उसमें जाति प्रथा को कोई जगह ही नहीं दी गई। जो भी प्राइवेट सेक्टर आप देख रहे हो उसके अंदर जाति का कोई भी लेना देना नहीं है। आप योग्यता के आधार पर उनको जॉब्स दी जाती है, स्किल्स के आधार पर उन्हें जॉब दी जाती है, वहां पर जाति देखकर कोई जॉब नहीं दी जाती। जबकि पहले क्या होता था कि आप उच्च जाति से हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती थी, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको बिल्कुल भी जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर कोई भी भागीदारी नहीं होती थी। तो इसके अलावा शहरीकरण के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, जाति जो व्यवस्था है या जो जाति प्रथा है उसको धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। शहरों में आपको जातियां देखने को नहीं मिलेंगी, गाँव में आपको मिल जाएंगी, पूछ भी सकते हैं कोई कि अच्छा कौन सी जाति से आप हो, लेकिन शहरों में आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप किस जाति से हो। तो इस तरीके से कह सकते हो कि शहरीकरण के होने से जाति व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा भी क्या होता है कि सांस्कृतिक व जो घरेलू क्षेत्रों में जाति सुदृढ़ सिद्ध हुई है, जैसे अंतर्विवाह आधुनिकीकरण व परिवर्तन से भी अप्रभावित रही और कुछ अब धीरे धीरे लचीली हो गई है। फिर अगला टॉपिक जो हमें मिलता है वो देखने को मिलता है संस्कृतिकरण। इसी का पार्ट है जाति का समकालीन रूप, इसी में आता है हमारा संस्कृतिकरण। एक तो आपसे वैसे भी पूछ लिया जाता है क्या 2 नंबर के अंदर कि आप संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो संस्कृतिकरण से क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो निम्न जाति के सदस्य होते हैं उच्च जाति के धार्मिक क्रियाएं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं और इसे ही संस्कृतिकरण कहलाया जाता है। उनकी बहुत ही बढ़िया बात है कि जो पहले सिर्फ कुछ काम ही निर्धारित कर देगी, ये उच्च जातियां ही करेंगी, ये क्रियाकलाप हैं, ये उच्च जातियां करेंगी, निम्न जातियों को इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो संस्कृतिकरण है, जो भारत की पहचान भी है, वो इस मायने को पूरा करती है कि जो निम्न जाति के हैं उनको क्या कर दिया, उच्च जाति की जितने भी धार्मिक क्रियाएं उसको अपनाते जा रहे हैं। इसे ही M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण में प्रबल जाति की संकल्पना बनाई। अब प्रबल जाति क्या है,
तो प्रबल जाति वो होती है कि जिसकी जाति की संख्या बड़ी होती है, जिसके पास भूमि के अधिकार होते हैं। पहला, प्रबल जाति में क्या होता है, वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है। दूसरा, जिसके पास भूमि के अधिकार होते हैं। तीसरा, जिसके पास राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से जो लोग प्रबल होते हैं, जो सुदृढ़ होते हैं, उन्हें प्रबल जाति कहलाते हैं या प्रबल जाति कहा जाता है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वोकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्बा लोग, महाराष्ट्र के मराठे लोग, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, गुजरात के पाटीदार, ये सब प्रबल जातियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय मध्यम व उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। आज अगर हम बात करें तो विशेषकर क्या हो रहा है, शहरों में विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छी व तकनीकी शिक्षा योग्यता ले लेते हैं और उसके बाद में एक विशेष वर्ग में परिवर्तित होती जा रहे हैं, जिसे अभिजात वर्ग कह सकते हैं। कोई शहरों में जाति नहीं पूछी जा रही, उनकी जो स्किल्स है, योग्यता, उसके आधार पर उनको बहुत अच्छे जॉब्स मिल रही हैं, एजुकेशन मिल रही है। इसके अलावा राजनीति और उद्योग व्यापार में भी इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग के सदस्यों की मूल जाति जो है वो अदृश्य होती जा रही है। दूसरी ओर जो बात होती है वो होती है अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ी जातियां। सरकारी नीतियों के तहत जितना भी आरक्षण मिला तो उससे वो सरकारी संस्थान की जो ऊंची ऊंची जॉब्स है उसको पाने में सफल रहे हैं। हर तरीके के जो उच्च शिक्षण है उन संस्थाओं में प्रवेश मिल रहा है उनको आरक्षण के थ्रू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण का लाभ है वो पाने के कारण भी जातियां धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही हैं। हमारा इस प्रकार से हमारा जो जाति का टॉपिक था वो होता है पूरा। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा जो एक भारतीय समाज की जो मैंने 3 प्रमुख संस्थाएं बताई थी उसमें से एक जो जाति है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्थाएं जिसको कहते हैं जनजाति। तो जनजाति समुदाय, तो जनजातियां ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ में या किसी भी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन ही नहीं करते थे। उनमें कोई जाति जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ना ही वे हिंदू थे, ना ही वे किसान थे। वो आराम से अपने जंगलों में रह रहे थे, अपने तरीके से रह रहे थे। उनको हमने जनजाति बोला। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाति और जनजाति में अंतर यही है कि जो जाति होती है वो शुद्धता और शुद्धता की धारणा पर आधारित होती है कि शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, इसके ऊपर जाति निर्धारित होती है। लेकिन जनजाति नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन है। दूसरा, जाति धर्म में विश्वास करती है। लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं जातियों के, लेकिन जनजाति का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है हमारे पास। तीसरा, जाति एक अधिक्रमित संगठन है, लेकिन जनजाति समतावादी संगठन है। वहां पर सबको समान माना जाता है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान, इसलिए समतावादी संगठन है। जो जनजाति समाजों का वर्गीकरण वो हम 2 प्रकार से करते हैं कि स्थायी विशेषक क्या होते हैं और अर्जित विशेषक क्या होते हैं। यानी कि जनजाति समाजों का जो वर्गीकरण है वो स्थायी और अर्जित दोनों में करते हैं। स्थायी में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन ये सब सम्मिलित होते हैं, और अर्जित में जो जनजातियों के जीवन यापन के साधन होते हैं और हिंदू समाज की जो मुख्य धारा से जुड़ना होता है वो लोग शामिल होते हैं। तो जनजातियां हैं, उन्हें मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि वनों में पृथक रहने वाले आदिम समुदाय नहीं होते। कि हम जो कह रहे हैं कि वनों में रह रहे हैं और ये तो बिल्कुल पृथक हो गए, अलग हो गए, नहीं कह रहे, ऐसा नहीं। तो जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने जनजातियों को ऐसी परिघटना माना जो शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के कारण करा अस्तित्व में आई। कि जिस टाइम पर उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ उस टाइम पर वो संपर्क में आई है। तो क्या हो रहा है, तो आदिवासी सदा ही इतने पीड़ित नहीं थे जैसा देखने को मिल रहा है।
तो जितना जो आज कंडीशन हमें आदिवासियों की देखने को मिल रही है वो उतना पीड़ित कभी भी नहीं रहे, आज ज्यादा हो गए। तो मध्य भारत में अनेक गोंड राज्य रहे हैं, गोंड जनजाति, जैसे गढ़ रहा, मांडला रहा अथवा चांदा रहा, ये गोंड राज्य थे और गोंड एक जनजाति है। आदिवासी जो लोग थे वो अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से क्या करते थे, मैदानी इलाकों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते थे। अब ये लोग रहते जंगलों में थे, इसलिए जंगल के जो उत्पाद होते थे जैसे वन्य उत्पाद, नमक हो गया, हाथी, इन सबको बेचा करते थे और कोशिश करते थे कि मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न करें। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसे जनजातीय समुदाय जो जनजातीय समुदाय थे मुख्य धारा वाले संपर्क में उनको ला दिया था, क्योंकि अभी सामान किसको अपना सेल करने के लिए जा रहे हैं, बेच रहे हैं जो मुख्य धारा में लोग हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा करीब आ रहे। तो जनजाति जो समूह थे वो नए संपर्क में आ रहे थे, लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में उन्होंने परिभाषित करने लग गए। बस ये फर्क था, बाकी मुख्य धारा से बस उनको अपने आप को अलग करना था, इसीलिए वो जनजाति अपने आप को प्रदर्शित करने लग गए। तो वही जो मैंने आपको बताया था, जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो स्थायी और अर्जित होता है। कि जो स्थायी होता है उसको आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो स्थायी के अंदर जो होता है वो 4 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 भाषा। तो भाषा में कौन कौन से, तो 4 ऐसे परिवार आते हैं भाषा के अंदर, जैसे भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, जो थर्ड आता है वो आता है ऑस्ट्रिक परिवार, चौथा तिब्बती बर्मा परिवार। जनजातियों का जो स्थायी विशेषक है उसके अंदर जो दूसरा हमें देखने को मिलता है अंतर, वो है आकार के आधार पर जनसंख्या। आकार की बात होती है तो हमेशा बड़ी या फिर छोटी जनसंख्या वाली जनजाति की बात करते हैं। तो जो बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, वैसे भी याद कर लेना, वैसे ही पूछ सकते हैं आपसे, तो गोंड है, भील है, संथाल है, ओराव है, मीना है, बोडो है, मुंडा है। ये क्या है, हमारे आकार के आधार पर जनसंख्या बड़ी जनसंख्या वाले जनजाति है। और छोटे अगर पूछा जाए जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वह है अंडमान जनजाति, जिसको वहां पर जारवा बोला जाता है। कभी जाओ घूमने तो आपको वहां पर हो सकता है कि जारवा जनजाति के लोग मिल जाए, कुल मिलकर भी रहते हैं, ज्यादा अंदर तो अलाउड ही नहीं है अंडमान निकोबार के अंदर जंगलों में जाना। तीसरा जो इसी में आता है वो आता है शारीरिक प्रजातीय आधार पर। तो शारीरिक जो प्रजातीय आधार पर स्थायी विशेषक को वर्गीकृत करते हैं, उसमें आता है निग्रिटो, ऑस्ट्रलैंड, मंगोलाइड, द्रविड़ और आर्य। और चौथा आता है क्षेत्र के आधार पर। जो 85% जनजातियां हैं वो मध्य भारत में निवास करते हैं, बाकी जो 15% है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों का जैसे असम, नागालैंड, मेघालय, ये सब केस में आते हैं। इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, ये आते हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में। और जो अर्जित विशेषक होते हैं, 2 बताया तो मैंने, स्थायी विशेषक जनजातियों का जो वर्गीकरण है, स्थायी विशेषक और दूसरा अर्जित विशेषक। तो स्थायी विशेषक है वो हमने कंप्लीट करा है। अर्जित विशेषक में आते हैं आजीविका के साधन और हिंदू समाज में समावेश। तो जो आजीविका के साधन उसमें आते हैं मछुआरे, खाद्य संग्राहक, आकेटक यानी कि जिनको हम शिकारी भी बोलते हैं। इसके अलावा झूम खेती करने वाले, जो एक जगह पर खेती करते हैं उसके बाद में दूसरी जगह पर चले जाते हैं, इस कृषक आते हैं। और बागान तथा औद्योगिक कामगार आते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है जनजाति में ही, लेकिन वो क्या है, मुख्य धारा के जो समुदायों का जनजातियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। जो मुख्य धारा के लोग हैं, समुदाय हैं, वो जनजातियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो जो जनजातियों को राजनीतिक व धार्मिक मोर्चों पर क्या होता था, साहूकारों और महाजनों के दमनकारी जो कुचक्र होते थे उससे निकलना पड़ता था, या फिर कह सकते हो उससे उस कुचक्र से गुजरना पड़ता था। तो ऐसे 1940 के दशक के दौरान जो पृथक्करण बनाम एकीकरण, पृथक्करण मतलब अलग कर देना, एकीकरण मतलब समावेश कर लेना, इन विषयों पर बहस चलनी स्टार्ट हो गई 1940 के दशक से। तो पृथक्करण में जो थे, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि जनजातियों की जो गैर जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए। वो कह रहे कि जनजातियों को आज बचाना जरूरी था, क्योंकि जो गैर जनजातीय लोग हैं उनसे बचाना जरूरी है, उनसे रक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों को क्या करना चाहते हैं, एक अलग अस्तित्व जो उनका है वो मिटा दें और इनको क्या करें, भूमिहीन श्रमिक बना देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ, जनजातियों ने मुख्य धारा से अपने आप को अलग करने के लिए
क्या किया था, अपने आप को जनजाति कहलाया। तो अब ये जो गैर जनजातीय समुदाय है वो क्या कर रहे हैं कि जनजातियों को अलग अस्तित्व जो उनका है वो उसको मिटा दें और उनको भूमिहीन श्रमिक बना दें। ये था पृथक्करण। दूसरा आता है हमारे पास में एकीकरण। तो कुछ विद्वानों का जो मत था कि जनजातियों के हमें विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको पृथक्करण हाशिए से दूर ले जाए, मुख्य धारा में शामिल करें, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट किया जाए, वो इस एकीकरण के पक्ष में थे। इसी में हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, कि हम एक राष्ट्रीय विकास कर रहे हैं और जनजातीय विकास, इन दोनों में जो बहस चली या जो नीतियां बनी इस तरीके से हुआ। तो जैसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनजातीय जो समुदाय थे उनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होना पड़ा। जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए, खानों की खुदाई शुरू की गई। इस प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम किए गए उसमें जनजातीय लोगों को बहुत ज्यादा हानि हुई। हानि कैसे हुई, उनको अपने घर बार से विचलित होना पड़ा, अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा, जो उनके आर्थिक संसाधन थे उससे हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते तो जंगल के जितने भी उत्पाद थे उसका यूज करके उसी को बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन अब जल नहीं, जंगल नहीं, जमीन नहीं, इस प्रकार से इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर इन लोगों को उजाड़ा गया। तो दो प्रकार के जो मुद्दे थे वो जनजातीय आंदोलन को तीन देने का काम करने लगे। दो प्रकार के, जैसे एक आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, दूसरा जो उनकी पहचान है जिसको हम कह सकते हैं कि निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान। तो दो मुद्दे शामिल हुए, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, दूसरा निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान। ये दोनों ही साथ साथ चलने लगे। तो जनजातीय समाज में विभिन्नताएं होने से भी ये अलग भी हो सकते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद में सन 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला। बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा तब जाकर मिला, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में जनजातीय समुदाय ज्यादा रहते। झारखंड को बिहार से अलग कराया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कराया गया। तो जितने भी सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम थे और फिर इनसे भड़के विद्रोहों ने पूर्वोत्तर राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी, संस्कृति थी और समाज को भारी ज्यादा या फिर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जो रहा वो जनजातीय समुदायों का, कि एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जनजातीय समुदाय थे इनको भी आरक्षण दिए गए और धीरे धीरे क्या हुआ, उच्च संस्थानों में प्रवेश पाने लगे और जॉब्स में अच्छे खासे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस प्रकार से हमने दो टॉपिक या दो प्रमुख संस्थाएं समाप्त की, जाति जनजाति। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी है वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम तीसरे संस्था की बात करते हैं जो है हमारा परिवार। तो परिवार जिसे हम सब बहुत ही ज़्यादा वाकिफ है, परिवार हमारे सुख दुख का साधन। परिवार में हम हंसी ठिठोली ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं करने को देखते हैं। तो परिवार जिसको कह सकते हो क्या होता है, तो सदस्यों का वह समूह होता है जो रक्त यानी कि ब्लड से जुड़ा होता है। जो ब्लड से नहीं तो विवाह या फिर गोत्र संबंधों पर नातेदारों से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो परिवार की अगर डेफिनेशन है तो वही है कि सदस्यों का वह समूह जो रक्त विवाह या गोत्र संबंधों पर नातेदारों से जुड़ा होता है। परिवार को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक मूल या फिर एकाकी परिवार जिसको हम एकल परिवार भी कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा आता है विस्तृत या संयुक्त परिवार, जिसे इंग्लिश में हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। उसमें माता पिता, बच्चे या दो से अधिक जो पीढ़ियां होती हैं उनके लोग एक साथ रहते हैं, चाचा, एक ताऊ जी, दादा दादी, उनसे बड़े, इस सब क्या होते हैं, संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा इसमें भी अंतर देखने को मिलता है, जैसे निवास स्थान के आधार पर। तो निवास स्थान के आधार पर जो होता है परिवार, वो दो भागों में करते हैं, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार में क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो वर के माता पिता के साथ में रहता है, यानी कि जो लड़के के माता पिता होते हैं उनके साथ में रहता है। ये होता है पितृस्थानीय परिवार।
मातृ स्थानीय परिवार जो नव विवाहित जोड़ा होता है तो वधू के माता पिता के साथ रहता है, यानी कि लड़की के घर वालों के साथ में। इसके अलावा वंश के आधार पर परिवार का कैसे विभाजन हो, तो वंश के आधार पर होता है कि पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। यानी कि जो पितृवंशीय परिवार होते हैं उसमें जायदाद जो होती है, वंश होता है, वो पिता से पुत्र को मिलता है, और मातृवंशीय परिवार में जायदाद वंश मां से बेटी को मिलती है। तीसरा इसी में आता है सत्ता के आधार पर परिवार। तो सत्ता के आधार पर परिवार भी पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। यानी कि पितृसत्तात्मक वो जो जिसमें पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है, और मातृसत्तात्मक स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। इसी में आता है सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप क्या होता जा रहा है, जो पारिवारिक ढांचे हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों से जो पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं। अब ये शहरों की तरफ आ गए पुरुष, तो वहां पर कौन बची, महिलाएं। तो महिलाएं बहुत ही सुदृढ़ तरीके से घर को चला रही हैं, जिसको कह सकते हैं कि महिला उस टाइम पर प्रधान परिवारों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो उद्योग में नियुक्त युवा अभिभावकों को कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से क्या होता है, वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को बुला लेते हैं। अब बूढ़े माँ बाप काम यहाँ कर रहे हैं तो बूढ़े माँ बाप को बुला लिया, तो इससे क्या हुआ, जो शहरों में है वो वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अब अपनी मर्जी से विवाह जीवन साथी का चुनाव करने लगे हैं, जिसे हम कह सकते हैं लव मैरिज। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है कि अभिभावक जो अपने पेरेंट्स हैं उन की बताई हुई शादी ना करते हुए अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास में एक टॉपिक आता है कि खासी जनजाति जो मातृवंशीय संगठन, इसमें मातृवंशीय संगठन है, वो मातृवंशानुक्रम संगठन का ही क्या है, प्रतीक है। अब उसमें होता क्या है कि इसके अनुसार क्या होता है, जो विवाह के बाद पति को अपनी पत्नी के घर में रहना पड़ता है। हाँ, कुछ लड़के बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, हाँ ये बढ़िया है, ये परिवार होना चाहिए, हम जाकर रहे हैं। तो खासी जनजाति में ऐसा होता है। तो वंश परंपरा के अनुसार क्या होता है, उत्तराधिकार भी जो होता है पुत्र की बजाय पुत्री को मिलता है। अब इसमें भी क्या आता है कि जो खासी लोगों में माता का जो भाई होता है, यानी जिसको कह सकते हैं मामा, माता की जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उसकी देखरेख करता है। देखरेख क्यों कर रहा है, क्योंकि वो संपत्ति तो माता की बेटी की है, अर्थात संपत्ति पर जो नियंत्रण का अधिकार होता है वो माता के भाई को दिया गया है। लेकिन इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में मिली संपत्ति को अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। वो तो अपने पति के घर पे है, या फिर कह सकते हो कि अपने ही है, लेकिन खासी जो जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष सत्ता, जिसको कह सकते हो संघर्ष को जन्म दे देती है। तो खासी पुरुषों को क्योंकि दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। क्यों, एक तो अपनी बहन की जो पुत्री है उसकी संपत्ति की रक्षा करनी है, दूसरा उसकी अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, उनका भी लालन पोषण का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ जाता है। तो जो दोनों पक्षों की स्त्रियां होती हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। तो मातृवंशी व्यवस्था के बावजूद भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो शक्ति है, सत्ता है, वो पुरुषों के ही आसपास घूम रही है। ये था परिवार। इसी में आपका आता है नातेदारी। तो नातेदारी व्यवस्था में जो समाज होता है वो मान्यता प्राप्त वे संबंध होते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा, मामा आदि। नातेदारी के दो प्रकार बताए गए, एक विवाह मूलक नातेदारी, जैसे विवाह होने के बाद में साला है, साली है, सास है, ससुर है, देवर है, भाभी, ये सब है। और एक होती है रक्त मूलक नातेदारी, जैसे जिसमें सगे माता पिता, सगे भाई बहन, जिसमें रक्त का संबंध होता है। तो ये था आपका चैप्टर 3, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चैप्टर को समझाया गया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्द ही मैं आपके समक्ष चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 4 उसके लेकर हाजिर रहूँगा। आप जब तक वीडियो को
जो जिसने चैप्टर 2 की नहीं देखी वो चैप्टर 2 की भी वीडियो देखे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।